जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों हमने 5000 प्लस प्रश्नों का श्रृंखला जो शुरू किया है उसमें आज दूसरा दिन है। आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन से। आज का मोटिवेशन है कि लक का तो पता नहीं लेकिन अवसर ज़रूर मिलती है मेहनत करने वालों को। इससे आपको यह समझ में आनी चाहिए कि लक जो है, मेहनत अगर जो आदमी करता है तो उसको लक भी साथ देता है, ठीक ना। तो इससे यही पता चलता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको अवसर ज़रूर मिलेगा। तो एक इसी के मोटिवेशन के साथ आज हम अगले सीरीज का शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी। सबसे दक्षिणी स्थल जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं कि अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो इसका उत्तर है गोपथ। गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, तो इसका उत्तर है हरिसेन। समुद्रगुप्त के बारे में आपको बता दूं कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे। तो इसका दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ। आपको पता होगा कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव। और 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था। जो कलिंग नरेश खारवेल थे उनका संबंध किस वंश से था। तो इसका उत्तर हो जाएगा महामाधवन वंश से कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है महामाधवन वंश से है। अगला है कि किस शासक को उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है। किस शासक को उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए उसके सिक्के पर प्रदर्शित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वह बीड़ा बजाने में बहुत इंटरेस्टेड था। तो आगे देखते हैं कि मौर्य शासन काल में कृषि के लिए अधीक्षक के रूप में किसे जाना जाता था। जो कृषि के लिए जो अधीक्षक मतलब उनका प्रमुख होता था उसको किस नाम से जाना जाता था। तो इसका उत्तर है सीताध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो हमने पहले बताया था उसका उत्तर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त इतना शक्तिशाली था कि उसका जो घोड़ा था वो 12 समुद्र का पानी पीता था। मतलब ऐसे कहा जाता है। इसने उत्तर भारत के राजाओं तथा दक्षिण भारत के राजाओं को सबको हराया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो थे किसके दरबारी कवि थे। तो इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन के। बाणभट्ट जो हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने कुछ रचनाएं भी की है जिसमें है नागानंद और इनकी रचनाएं हैं जो नागानंद है। आगे देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले महावीर का क्या नाम था। पूछ रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले महावीर का नाम क्या था। तो इसका उत्तर है वर्धमान इनका नाम था। अगला प्रश्न है कि गोंडोफर्निस किस वंश का शासक था। गोंडोफर्निस यह काफ़ी प्रमुख शासक था पार्थियन वंश का। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। दिल्ली का लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला देखते हैं
अगला है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका उत्तर होगा आत्मारंग पांडुरंग। और वहीं देखेंगे आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के, तो इनके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव लॉर्ड लीटन ने दिया था, तो इसका उत्तर है लॉर्ड लीटन। अगला देखते हैं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका उत्तर है केन। ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहा जाता है। भूकंप का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर है सिस्मोलॉजी। भूकंप का जो अध्ययन है सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला देखते हैं, अगला है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, तो इसका उत्तर है अनाईमुड्डी। यह दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है और संपूर्ण भारत में यह दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है अनाईमुड्डी, और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला प्रश्न है कि नेत्रानी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। नेत्रानी द्वीप, तो इसका उत्तर है कर्नाटक। नेत्रानी द्वीप कर्नाटक में स्थित है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लेके आए हैं जो कि SSCGD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इसे याद करते जाइए और इसको नोट भी कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि सहस्त्रधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात, तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सहस्त्रधारा जलप्रपात जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। विष्णुपद मंदिर, तो यह फल्गु नदी के किनारे है, गया बिहार में है। गया बिहार में है विष्णुपद मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि उमानंद द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। उमानंद द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असम में। असम में उमानंद द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में किसे जाना जाता है। स्पाइस गार्डन के रूप में, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल को भारत का स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। केरल मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। केरल जो है मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के चट्टान से पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन, तो इसका उत्तर है अवसादी चट्टान। आपको पता है चट्टान 3 प्रकार का होता है, अवसादी, आग्नेय और एक होता है रूपांतरित। तो उसमें से जीवाश्म जो है अवसादी चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सोने का खदान हट्टी किस राज्य में स्थित है। सोने का जो खदान है हट्टी किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। कर्नाटक जो है भारत में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करता है कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि कपिलधारा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कपिलधारा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शहर को भारत का कोयला राजधानी कहा जाता है। कोयला राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो इसका उत्तर है धनबाद को। धनबाद को भारत का कोयला राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में स्थित है। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसका उत्तर है इटली में। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना इटली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा किस वन को कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा जो है अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन को, क्योंकि यह दुनिया का अकेले 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। अकेले 20% ऑक्सीजन का अकेले दुनिया में उत्पादन करता है, इसलिए पृथ्वी का यह फेफड़ा भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला है कि भारत का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है, तो इसका उत्तर है कुर्ग। ये जो है कर्नाटक में स्थित है, जो
भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, कुर्ग। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, तो यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर का अनुमानित लंबाई कितना है? स्वेज नहर का अनुमानित लंबाई, तो इसका लंबाई है 193 किलोमीटर। यह दुनिया का सबसे बड़ा नहर है। और दूसरा सबसे बड़ा नहर है पनामा नहर। तो इसकी जो लंबाई है स्वेज नहर की 193 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा स्टेशन प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका उत्तर है हुबली। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पहले था गोरखपुर था जो पहले, जिसकी लंबाई 1333 किलोमीटर थी, जो कि अभी इससे बड़ा हो गया है हुबली। और यह गोरखपुर इसी दूसरा स्थान पे है भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पे। तो अगला देखते हैं। अगला है कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रिटेन की जो राजधानी लंदन है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर है टेम्स नदी के किनारे। टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। यह कब हुआ था? तो 1976 में। 1976 में। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून, तो इसका उत्तर है 10वीं अनुसूची में। इसे कब लाया गया था? तो 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में दल बदल कानून को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। अगला देखते हैं। अगला है कि जनहित याचिका की शुरुआत किस देश में हुई थी? सबसे पहले जो हुई जनहित याचिका की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका उत्तर है अमेरिका में। अमेरिका में सबसे पहले जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की चर्चा है? गरीबी उन्मूलन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अरे किस पंचवर्षीय योजना में है? तो इसका उत्तर है 5वीं में। आपको पता है कि पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसमें हम कृषि को मतलब प्रमुख किए थे। कृषि को ज़्यादा बढ़ाने के लिए लक्ष्य शुरू किए थे इसको कृषि। और दूसरा में उद्योग, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है उसमें उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। पहला में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, दूसरा में उद्योग को, और 5वां में गरीबी उन्मूलन को। अगला प्रश्न है कि भारत के साक्षरता दर किस आयु के बाद मापी जाती है? जो साक्षरता दर की जो माप होती है किस आयु के बाद मापी जाती है? तो इसका उत्तर 7 वर्ष और उसके अधिक, मतलब कि जो 7 वर्ष रहेगा और उससे जो अधिक रहेगा उसका काउंटिंग किया जाएगा साक्षरता दर में। अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी में वृद्धि किस अर्थव्यवस्था को दर्शाती है? तो इसका उत्तर है आर्थिक मंदी। जब बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो आर्थिक मंदी उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न कि गैस को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस को जो द्रव में परिवर्तित करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है संघनन। संघनन के द्वारा गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि निर्मित होती है? तो इसका उत्तर है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि है चमगादड़ के द्वारा निर्मित होती है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका उत्तर है 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किस अवधारणा को प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर है एंट्रोपी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण
आंतरिक परावर्तन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है। तो सोल्डर है किसका मिश्र धातु होता है, तो इसका उत्तर है सीसा तथा टीन का। सीसा तथा टीन का सोल्डर मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है कि चश्मे का लेंस बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। चश्मे का लेंस बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है क्रूक्स कांच का। चश्मे का जो लेंस होता है उसको क्रूक्स कांच के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बारिश के बूंदे गोलाकार क्यों होते हैं। बारिश को जब बूंद होता है गोलाकार क्यों होता है, तो इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। इसके साथ ही एक और प्रश्न होता है कि पानी पर सुई क्यों तैरता है, तो भी इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, तो ये जो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो इसका उत्तर है 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में लौटे थे और 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 15 में आए और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती है। अलकनंदा और भागीरथी, तो ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है, अलकनंदा और भागीरथी। अगला प्रश्न है कि छापर मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। छापर मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो इसका उत्तर है पंजाब। पंजाब में। आगे देखते हैं। तो आज का प्रश्न का जो श्रृंखला है यहीं समाप्त हुआ और आपके लिए होमवर्क मैं लेके आया हूँ, जो कि आज का प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के तहत बताना है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो आपको वो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो डेली लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो जय हिंद दोस्तों।